हेलो एवरीवन। तो जैसे कि मैंने आपको पहले पूरा टाइम टेबल दे रखा है। 42 डेज में हम एथिक्स पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ हम जीएस के पेपर भी कर रहे हैं क्योंकि हमें टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करनी है। तो आज हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं आदित्य सर का। उन्होंने कैसे क्वेश्चन का आंसर लिखा है एथिक्स वाले, तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जो कि उन्होंने विजन आईएएस टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन आंसर राइटिंग की है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देखते हैं कि उन्होंने कैसे आंसर लिखा है। क्वेश्चन ये बेसिकली सिटीजन चार्टर्स के ऊपर है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सिटीजन चार्टर के ऊपर क्वेश्चन है। तो पहले तो मैं बताऊं, हम सेक्शन ए देख रहे हैं। यहाँ पे देखो आप, सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस होते हैं लगभग 12 से लेके 13 क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि 1A एंड बी, 2A एंड बी, इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो होता है वो 10 मार्क्स का होता है और 150 वर्ड्स में हमें लिखना होता है। ठीक है, बेसिक बताना ज़रूरी है। और सेक्शन बी में पूरी केस स्टडीज आती हैं कि केस स्टडीज हमें वहाँ पे सॉल्व करनी होती है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम सेक्शन ये देखेंगे कि इसमें कैसे क्वेश्चंस लिखे जाते हैं। इन्होंने बहुत बेहतर आंसर लिखे हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं हम। सिटीजन चार्टर का मतलब यही होता है कि आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ या कहीं भी, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आप मान लीजिए बस एक गवर्नमेंट ऑफिस है, किसी भी चीज़ का हो, तो वहाँ पे वो अगर कोई सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो एक काइंड ऑफ उनका कमिटमेंट होता है कि हम ये सर्विस आपको, 1 नंबर वाली सर्विस, 2 नंबर वाली सर्विस, 3 नंबर वाली सर्विस सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तरह से एक कमिटमेंट होती है, इसी को हम बोलते हैं सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर दूसरा कुछ नहीं होता है, बस वो क्या सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो ये सिटीजन चार्टर्स होता है। ये गवर्नमेंट ऑफिस जो होते हैं वहाँ पे आपको दिखाई देंगे, या नॉर्मली आप किसी भी इसमें जाओ वहाँ पे आपको होता है। अगर आप एक मान लीजिए किसी ट्रेन में जा रहे हो, तो उस ट्रेन का भी एक चार्टर होता है कि आपको ये ट्रेन में सुविधा मिलेगी। ठीक है, उसी को चार्टर बोलते हैं। जो वो एक पन्ना होता है ना कि पूरी इंफॉर्मेशन होती है जिसमें, उसी को हम सिटीजन चार्टर बोलते हैं। बट एक जो भी ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है ना, वो एक कमिटमेंट कर रहा है अपने कस्टमर को कि जो भी हम आपको सुविधा दे रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, देखो, The Citizen Charter initiative was a response to the quest for solving the problems which is a citizen encounter day in and day out. जो सिटीजन मतलब डेली, डे में और डे के बाद भी जो प्रॉब्लम फेस करते हैं उसको सॉल्व करने का एक या रिस्पॉन्सिव इनिशिएटिव है सिटीजन चार्टर। यहाँ पे बोला गया वाइल डीलिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज, जो भी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करती है उसी के बारे में यहाँ पे सिटीजन चार्टर होता है। बट द इंट्रोडक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटीजन चार्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिफिकल्ट ड्यू टू द ओल्ड ब्यूरोक्रेटिक सेटअप एंड द रिजिड एटीट्यूड ऑफ द वर्क फोर्स। तो ये सिटीजन चार्टर एक इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, बट इसमें जो सुविधाएं दी जाती है, क्वालिटी सर्विस दी जाती है, उसमें डिफ़िकल्टी आती है। डिफ़िकल्टी आने के रीज़न भी यहाँ पे उन्होंने ही बताया है कि जो ओल्ड ब्यूरोक्रेटिक सेटअप जो है और उनका जो रिजिड एटीट्यूड है, जो वर्क फोर्स में काम करते हैं उनका जो रिजिड एटीट्यूड है, इसकी वजह से काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है डिस्कस द मेजर ऑब्स्टेकल्स, क्या क्या डिफिकल्टी होती है, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं दैट हैव बीन एनकाउंटर्ड इन इम्प्लीमेंटिंग द सिटीजन चार्टर इनिशिएटिव। जो सिटीजन चार्टर इनिशिएटिव है इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या डिफिकल्टीज हैं, क्या क्या ऑब्स्टेकल मतलब क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो वो डिस्कस करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे डिस्कस बोला गया है, तो हमें पहले तो एक तो चैलेंजेस लिखने पड़ेंगे।
ठीक है, ये चैलेंजेस है। फिर उसके लिए वे फॉरवर्ड में क्या करना चाहिए, क्योंकि डिस्कस पूछा है तो वे फॉरवर्ड भी हमें बताना है, एक अच्छा सा लास्ट में कंक्लूजन भी देना है विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखते हैं इन्होंने आदित्य सर ने कैसे लिखा है। आदित्य सर ने पहले तो यहाँ पे देखो सिटीजन चार्टर का जो डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन से उन्होंने स्टार्ट किया है। यहाँ पे सिटीजन चार्टर इज अ कमिटमेंट बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू द स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी। जो भी सर्विस दे रहे हैं उसकी अच्छी क्वालिटी, उसका एक अच्छा स्टैंडर्ड होगा, इस तरह से कमिटमेंट करते हैं और उसी को बोलते हैं सिटीजन चार्टर। यही लिखा है इन्होंने फर्स्ट यहाँ पे डेफिनेशन। इंट्रोडक्शन देखो इनका हर टाइम पे आपको बोला था, हमने लास्ट टाइम पे इनकी एक डेफिनेशन देखी थी कॉर्पोरेट एथिक्स की। उन्होंने 3P के बारे में उस डेफिनेशन में लिखा था, बस 3P के बारे में ही लिखा, और लास्ट में इन्होंने साइड में एक डायग्राम लिख दी और बाद में बॉडी, मतलब जो क्वेश्चन की बॉडी होती है वहां से स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से हमें लिखना है, ज्यादा मतलब एकदम डिटेल में पूरा एकदम डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे इस तरह से नहीं करना है। हमें ज्यादा उसको सजा धजा के नहीं लिखना है, बस एक छोटी सी आप डेफिनेशन दे दो ताकि सिंपल आसान भाषा में बोलोगे तो तुरंत समझ में आएगी। जैसे कि इन्होंने कितनी आसान से लिखा है कि एक सिटीजन चार्टर इज अ कमिटमेंट बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक कमिटमेंट होती है सिटीजन चार्टर, मतलब टू द स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी। किस लिए? एक स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी सर्विस डिलीवर करने के लिए। इतना ही एक कमिटमेंट होता है, बस इतना सिंपल लिखा है। ये किसी भी आंधे को नहीं बोलूंगी, लेकिन किसी को भी समझ में आ जाएगी, इतनी आसान डेफिनेशन इन्होंने लिखी है। जो न्यू लोग हैं, जिन्होंने अभी तक आंसर राइटिंग नहीं की है, कभी भी नहीं की है, उनके लिए मैं खास तौर पे ये बोलूंगी कि देखो आपकी रैंक कौन से सब्जेक्ट की वजह से डिसाइड होती है, मतलब अलग तरीके से डिसाइड होती है। जीएस तो मान लो सभी लगभग सेम ही लिखते हैं, उतने लगभग सेम ही मार्क्स आते हैं, लेकिन एथिक्स एसे और आपका ऑप्शनल, इसी से आपकी रैंकिंग अलग होगी, इसी से डिसाइड होगी आपकी रैंकिंग कितनी आएगी। क्योंकि जीएस में लगभग मान लो सभी को अगर 200 आ रहे हैं, 200-300 के आसपास आ रहे हैं, तो सभी को ऐसे ही आएंगे। जीएस में सेम ही होता है, जो हमारे जीएस 1, 2, 3 जो होता है। एथिक्स वाला, एसए वाला और ऑप्शनल सब्जेक्ट है, यहाँ से आपकी रैंकिंग अलग बनती है। तो इसी के ऊपर फोकस करो। एथिक्स को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना कि हम जब हमारी प्रीलिम्स क्लियर होगी तब हम एथिक्स करेंगे, नहीं। देखो जब आपकी प्रीलिम्स निकलेगी आपके पास हार्डली 90 डेज भी नहीं होंगे, अब तो इतने भी नहीं होंगे। तो क्या करोगे आप? पढ़ोगे, यहाँ पे रीड करोगे या नोट्स बनाओगे या प्रैक्टिस करोगे? क्या करोगे आप 90 डेज में? इतने सारे सब्जेक्ट हैं, पूरे एक साल में हम कंफ्यूज होते हैं, तो उतने दिनों में क्या करोगे आप? थ्री मंथ्स में क्या करोगे आप? कुछ भी नहीं होगा, ज्यादा तो प्रेशर में ही जाएंगे। तो इसीलिए अभी थोड़ा टाइम है, तो दिन के 2 घंटे देने में क्या हर्ज है? 2 ही घंटे तो देने हैं दिन के, 2 ही घंटे दे दो, पढ़ लो, समझ लो। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एथिक्स, अपने लाइफ में अप्लाई करो, किसी और के लाइफ में अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट करके ऐसे अप्लाई करके सोच के समझ के अगर सीखोगे ना तो बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। और एक बार इसकी कंसेप्ट समझ में आई ना, आप कभी नहीं भूलोगे। आपको पता है मैं एक हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई थी, तो वहां पे भी मैं सिटीजन चार्टर ही देख रही थी, क्या लिखा है क्या लिखा है। तो मतलब यह होता है नहीं होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी जाओ देखो वहां पे है सिटीजन चार्टर, नहीं है। तो इस तरह से हमें अपने लाइफ में यूज करना है कि क्या होता है चार्टर। कुछ नहीं होता, एक कमिटमेंट तो होता है, उस जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम घुसे हैं ना उसी का एक कमिटमेंट लिखा हुआ होता है पोस्टर पे, बस इतना याद रखना है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी 8, फिर भी फेसेस मेनी ऑब्स्टैकल्स। तो इन्होंने बोला कि हाँ ये कमिटमेंट होती है, उसके बावजूद भी वो ऑब्स्टैकल्स मतलब चैलेंजेस, एक काइंड ऑफ चैलेंजेस ही होते हैं, फिर वो फेस करते हैं। कैसे करते हैं तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा है इन्होंने।
फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये ना ऐसे किया करो 1 2 3 इस तरह से पॉइंट लिखा करो, ऐसे बस ऐसे एरो मत दिखाया करो, ठीक है। तो ये मैंने पहले भी बोला है, अभी भी बता रही हूँ। और जो लोग आंसर नहीं लिखते हैं ना, आंसर राइटिंग नहीं करते, उनके लिए मैं कहूँगी कि प्लीज़ करिए, वरना आपका टाइम वेस्ट है। आप कितना भी पढ़ोगे और प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो ना, तो वेस्ट ऑफ टाइम है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा है रेजिस्टेंस टू चेंज ड्यू टू स्टेटस कोइज्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी। देखो मेरा प्रोनाउंसिएशन कुछ लोगों को थोड़ा फनी लग सकता है, लेकिन ऐसा ही है, कुछ नहीं कर सकते। मैं ट्राई कर चुकी हूँ और कोशिश भी जारी है मेरी कि मेरा अच्छे से प्रोनाउंसिएशन हो जाए। तो इसके लिए तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं पहले इसमें कि जो ऑब्स्टैकल क्या है, सिटीजन चार्टर में जो लिखा होता है वो सिटीजन को भाता नहीं है। ये सिटीजन को लगता है कि यहाँ पे तो ये कमिटमेंट किया और ऐसा है ही नहीं, इनकी सर्विस तो वैसी है ही नहीं, तो ये प्रॉब्लम आती है। बट ये क्या करते हैं कि नहीं, हमने जो लिखा है वही रखेंगे, हम उसमें बदल नहीं करेंगे। तो यही दिक्कत है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये जो भी सेवा प्रोवाइड करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना चार्टर बदलते ही नहीं है। भले ही वो सिटीजन को दिक्कत भी आ रही है, फिर भी वो बदलते नहीं है। यही प्रॉब्लम है इसमें। और सेकंड, एआरसी ने ये बोला भी है, देखो इन्होंने यहाँ पे कितने कम टाइम में, कितने कम अक्षरों में यहाँ पे पूरा पूरा लिख दिया विद एग्जाम्पल। सेकंड एआरसी का इस्तेमाल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड में देखो, अरे भाग रहा है ये भी, रुक जाओ, एक मिनट। हाँ, थोड़ा सा माइनस कर देती हूँ ताकि आसान हो। अब है। तो यहाँ पे सेकंड देखते हैं, नॉट इन वर्नैक्यूलर। वर्नैक्यूलर का मतलब पता है ना आपको, लोकल लैंग्वेज जो होती है, जैसे कि हिंदी तो काफ़ी लोग जानते हैं, हिंदी और इंग्लिश तो हम जानते हैं। ये इंग्लिश जो है वर्नैक्यूलर में नहीं आती। वर्नैक्यूलर मतलब कोई मराठी, कोई तेलुगु, ओडिया, कन्नड़, तमिल, ये जो है ये इनको हम वर्नैक्यूलर लैंग्वेज बोलते हैं। तो इन्होंने बस यहाँ पे मेंशन कर दिया कि नॉट इन वर्नैक्यूलर, मतलब नॉट मेंट फॉर द लोकल्स। अगर वर्नैक्यूलर लैंग्वेज यहाँ पे आसान भाषा में ये लिखेंगे अपना चार्टर, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं, तो कैसे समझ में आया? ऐसे तो है नहीं कि इंडिया में पूरे लोग इंग्लिश में ही बातें करते हैं, ऐसा तो नहीं है। हमारा तो कल्चर डाइवर्स है ना, हमारे यहाँ तो मल्टी लिंग्विस्टिक पीपल्स रहते हैं। तो यहाँ पे कैसे होगा, सिर्फ इंग्लिश में लिखा होता है तो कुछ लोगों को तो समझ में भी नहीं आता कि ये सेवा कौन सी दे रहे हैं, कौन सी सेवा के लिए इन्होंने कमिटमेंट किया, ये भी नहीं पता होता है, क्योंकि पढ़ना ही नहीं होता, तो कैसे समझ में ही नहीं आता। इवन मैं बताती हूँ आपको, जिन लोगों का ग्रेजुएशन जो है वो इंग्लिश में साइंस सब्जेक्ट में होता है, फिर भी उनकी सिंपल इंग्लिश भी उनको समझ में नहीं आता, तो ये दिक्कत होती है। ये मेरे साथ भी था प्रॉब्लम, अब तो ठीक हो गया, बट शुरुआत में था। तो होता है, तो बिल्कुल वर्नैक्यूलर लैंग्वेज में हो, ये एक वर्नैक्यूलर लैंग्वेज का भी एक ऑब्स्टैकल ही है, लैक ऑफ गुड गवर्नेंस। इसी वजह से फिर गुड गवर्नेंस नहीं होता है, जब लोगों को समझ में ही नहीं आएगा तो क्या वो सेवा कैसी दे रहे, कैसी नहीं दे रहे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा ना। थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा है, लैक ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग फॉर्मिंग चार्टर। यहाँ पे जब चार्टर बनाया जाता है तो ये क्या करते हैं, अपने हिसाब से चार्टर बनाते हैं। ऐसे नहीं कि लोगों को बुलाया जाता है, उनको पूछा जाता है कि कैसे सिटीजन चार्टर बनाना चाहिए, आपके कंसर्न्स क्या है, या आपको कैसी सुविधा चाहिए, इसके बारे में नहीं पूछा जाता। ये अपनी मर्जी से, मतलब जो ऊपर वाले लोग जो बैठे होते हैं, जिनको लगता है कि नहीं नहीं ऐसे लिखो तो वो सही है, मतलब टॉप डाउन इम्पोज्ड, टॉप डाउन इम्पोज किया जाता है, मतलब टॉप वाले लोगों ने जो डिसाइड किया वही डाउन पे इम्पोज किया जाता है। तो ये एक इसमें ऑब्स्टैकल है। और फोर्थ ऑब्स्टैकल इन्होंने यहाँ पे लिखा है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी अबाउट इंटरनल मैकेनिज्म टू अपहोल्ड चार्टर। चार्टर को जो सपोर्ट करना चाहिए, जो इंटरनल मैकेनिज्म होता है, उन्हीं को तो सपोर्ट करना चाहिए ना। तो यहीं पे ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, इंटरनल मैकेनिज्म में ही ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो ये भी एक ऑब्स्टैकल है। फिफ्थ यहाँ पे पॉइंट लिखा है, नो लीगल बैकिंग। सिटीजन चार्टर आपने सिर्फ चिपकाया है,
बस एक इनिशिएटिव है तो हम बस चिपकाते हैं नाम नाम के लिए, कोई लीगल बैकिंग नहीं है। आपने अगर चिपकाया भी नहीं है तो क्यों नहीं चिपकाया, आपको चिपकाना चाहिए था, आपको लगाना चाहिए था ना सिटीजन चार्टर। तो अगर नहीं लगाया तो हम उसको क्या बोलते हैं, पुलिस स्टेशन तो नहीं ले जा सकते क्योंकि कोई लीगल एक्ट ही नहीं है, कोई लीगल बैकिंग ही नहीं है। तो कैसे उसको पुलिस स्टेशन में ले जाएगी कि नहीं नहीं इन्होंने सिटीजन चार्टर नहीं लगाया तो इनके ऊपर केस कर देंगे हम, ऐसे तो नहीं हो सकता क्योंकि लीगल बैकिंग ही नहीं है। तो इससे क्या होता है, लीगल बैकिंग नहीं होती है मतलब कोई पनिशमेंट भी नहीं होगी, कोई पनिशमेंट नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, नो अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब यही होता है कि जवाब देना पड़ता है कि आपने क्यों नहीं लगाया, लगाना है आपको सिटीजन चार्टर से सिटीजन चार्टर, तो वो अकाउंटेबिलिटी होती है। अगर नहीं लगाया तो उनको जवाब देना पड़ता है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ही क्या होता है, जवाबदेही, कि आप जो भी कर रहे हो उसका रीजन बताओ, बताओ क्या क्यों नहीं लगाया, इस तरह से होता है। तो इसके लिए कोई लीगल बैकिंग नहीं है। 6 यहाँ पे ऑब्स्टेकल उन्होंने लिखा है, इंफॉर्मेशन नीडेड टू होल्ड दी ऑफिसर्स अकाउंटेबल नॉट देयर इन पब्लिक डोमेन। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन होती है, जो कि इंफॉर्मेशन नीडेड टू होल्ड दी ऑफिसर्स अकाउंटेबल, तो यहाँ पे नॉट देयर इन पब्लिक डोमेन, जो भी अकाउंटेबल उनको पकड़ना होता ना ऑफिसर के लिए, उसके लिए कोई यहाँ पे इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो कैसे उनको ये करेंगे हम, नहीं है ना। तो उन्होंने फिर वे फॉरवर्ड में यहाँ पे लिखा है, वे फॉरवर्ड में क्या लिखा है इन्होंने, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट डाला, एडॉप्ट सेवोत्तम मॉडल। किसने दिया है, ये गांधी जी ने दिया है, ये सेकंड ARC में भी मेंशन किया है। तो कितना अच्छे से लिखा है इन्होंने वे फॉरवर्ड में। सेकंड यहाँ पे एजाइल अप्रोच, चेंज द चार्टर बेस्ड ऑन फीडबैक, जो भी सिटीजन फीडबैक देंगे उसी के अकॉर्डिंग आप अगर चार्टर में चेंज करते हैं तो इसको बोलते हैं एजाइल अप्रोच, ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे मतलब वे फॉरवर्ड में ये बोला है कि राइट्स बेस्ड अप्रोच, जो राइट्स है उसके अकॉर्डिंग आपका अप्रोच भी होना चाहिए। रिवाइव दी 2011 लैप्स्ड बिल फॉर सिटीजन चार्टर, सिटीजन चार्टर के लिए एक बिल आया था जो कि 2011 में वो लैप्स्ड हो गया, तो उसको रिवाइव करना चाहिए, ये बोला है। फोर्थ यहाँ पे फीडबैक लिखा, सॉरी इन्होंने वे फॉरवर्ड लिखा है, प्रोवाइड लोकल ऑडिटर्स फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग्स। अगर लोगों से आप मतलब उनकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग अगर आप बनाते हो सिटीजन चार्टर तो इससे क्या होती है, कैपेसिटी भी बिल्डिंग हो जाती है, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे फिफ्थ लिखा है इन्होंने, मोर ट्रांसपेरेंसी। मोर ट्रांसपेरेंसी आएगी अगर आप कोई लीगल बैकिंग देते हो तो, जैसे कि हैव अ पनिशमेंट मैकेनिज्म फॉर वायलेशन, अगर वायलेशन होता है तो उसके लिए पनिशमेंट वाला मैकेनिज्म होता है, तो लोग ज़्यादा ट्रांसपेरेंस रहेंगे क्योंकि पनिशमेंट के डर के मारे वो अपना काम अच्छे से करना शुरू कर देते हैं। लर्न फ्रॉम RTI सेक्शन, देखो इन्होंने एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दिए हैं, कहीं कहीं दिए कहीं कहीं नहीं दिए, लेकिन जहाँ भी दिए बहुत बढ़िया दिए। इन्होंने यहाँ पे केस स्टडी लिखी है जो कि मयूरभंज चार्टर, विंडो ऑफ होप इज अ केस इन पॉइंट फॉर रेस्पॉन्सिवनेस। रेस्पॉन्सिवनेस के अकॉर्डिंग ये एक यहाँ पे चार्टर है, तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पे एक केस स्टडी है, उसका एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है। तो आप भी इस तरह से आपके आंसर में लिख सकते हो। और लास्ट में देखो इनका कंक्लूजन अगर आप देखोगे ना, दिस वुड हेल्प टू अपहोल्ड रेस्पॉन्सिव एंड गुड गवर्नेंस, यही एक वर्ड और ये एक वर्ड, इसी से इनका कंक्लूजन खत्म हो गया। ये तो क्या है, दिस वुड हेल्प टू अपहोल्ड, सपोर्ट करने के लिए, रेस्पॉन्सिव एंड गुड गवर्नेंस के लिए। तो इतना बढ़िया आंसर लिखा है इन्होंने, तो आप भी इस तरह से फॉलो कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रही कि डिट्टो इनकी तरह कॉपी करो, लेकिन हाँ लिमिटेड वर्ड्स में काफ़ी कुछ कहे जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इस तरह से ही हमारा अप्रोच भी रखना है, ताकि वहाँ पे अगर आप एक्चुअल पेपर में बैठते हो ना, टाइम कम पड़ जाता है। तो टाइम इसीलिए कम पड़ जाता है क्योंकि हम भर भर के लिखने बैठ जाते हैं। हमें तो होता है कि जितना नॉलेज है उतना अच्छे से एक्सप्लेन करूँ मैं वहाँ पे, ऐसा नहीं करना है हमें। तो हमें क्या करना है, इस तरह से रखना है। कीवर्ड्स देखो, मोर ट्रांसपेरेंसी, उन्होंने एरो लगा के सामने लिखा थोड़ा बहुत, बस हो गया। और यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे इन्होंने तो ये भी नहीं बोला कि ये एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, ये भी नहीं लिखा, डायरेक्टली एरो दिखा के यहाँ पे उन्होंने लिखा लर्न फ्रॉम, मतलब कितना शॉर्टकट लिखा है।
अगर पूरे सेंटेंस में भी लिखते तो वही मीनिंग निकल के आता, और इतना भी लिखा है तो वही मीनिंग निकल के आ रहा है। तो हमें इस तरह से हमारा अप्रोच बनाना है। यहाँ पे देखो कंक्लूजन भी 2 लाइन में ही खत्म हो गया इनका, और इनका 2 या 2.5 लाइन में ही इनका इंट्रोडक्शन भी होता है। और जो एग्जामिनर होता है तो वो क्या देखेगा, इतना सारा बीच वाला नहीं देखेगा, पहले इंट्रोडक्शन कैसे लिखा है, कंक्लूजन में क्या लिखा है, इतना ही देखेगा और आगे बढ़ सकता है। यही हो सकता है ना, इतने सारे पेपर चेक करनी है तो कौन इतना ज़्यादा बैठेगा अपना पूरा दिमाग लगाते कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, कहाँ से लेके आया, ऐसे थोड़ी देखेगा। तो हमें अपना क्या करना है, एक वेल स्ट्रक्चर में हमारा आंसर लिखना है। पहले इंट्रोडक्शन प्रॉपर लिखेंगे, जो पूछा गया है, जो क्वेश्चन में पूछा है वही लिखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी में अच्छे से पॉइंट लिखेंगे। कीवर्ड्स देखना है, यहाँ पे डिस्कस बोला था तो उन्होंने कितने अच्छे से लिखा। डिस्कस में उन्होंने ऑब्स्टैकल पूछे थे, पहले ऑब्स्टैकल लिखा, एटलीस्ट 6 पॉइंट लिखे हैं। देखो यहाँ पे 6 पॉइंट लिखे हैं उन्होंने, 5 या 6 पॉइंट में लिखना है। फिर सेकंड डिस्कस बोला है तो यहाँ पे वे फॉरवर्ड भी बताना चाहिए, तो वे अहेड भी यहाँ पे उन्होंने लिखा है। तो इस तरह से हमें अपना अप्रोच रखना है। लास्ट में कंक्लूजन, जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको तो पूरा करना चाहिए ना, पहले तो क्वेश्चन समझ में आना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला हम प्रीलिम्स के लिए भी टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो अभी तो सब्जेक्ट वाइज चल रही है, तो प्लीज़ आप सॉल्व करते रहिए। आपके सब्जेक्ट अगर वीक है तो उसको स्ट्रांग बनाइए। मैंने बोला है आपको 75% जो है आपके वो प्रीलिम्स में क्वेश्चन जो होते हैं वो सब्जेक्ट वाइज ही आते हैं, सब्जेक्ट से ही निकल के आते हैं। आपके सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, और बाद में करंट अफेयर्स और ये सब तो है ही है, बट सब्जेक्ट बहुत अच्छे से स्ट्रांग करें, उसमें कोई सिली मिस्टेक नहीं करनी है सब्जेक्ट में। तो बस इतना ही कहना है। आपको लगेगा कि बहुत बर्डन हो रहा है, साथ में सब्जेक्ट भी चल रहा है, साथ में एथिक्स भी चल रहा है, साथ में ऑप्शनल भी कर रहे हैं, सीसैट भी कर रहे हैं, तो इतना कोई लोड नहीं है, ये बस नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है, बस डेली रेगुलर फॉलो करना है। ठीक है, तो आप प्लीज़ एथिक्स पढ़िए, बाद में टाइम नहीं मिलेगा, मैं बार बार कह रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।